अब देखिए यहाँ पर अमेरिकी स्वतंत्रता की उद्घोषणा किसने किया था? तो अमेरिकी स्वतंत्रता की उद्घोषणा किसने किया था? थॉमस जेफरसन। किसने? थॉमस जेफरसन। और अमेरिकी की बात करते हैं तो अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने, अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने 1863 ईस्वी में अमेरिका से दास प्रथा को समाप्त करने की घोषणा की थी। याद रखना, घोषणा की थी। अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने, अमेरिकी राष्ट्रपति राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने लिंकन ने अमेरिका से दास प्रथा को समाप्त करने की घोषणा घोषणा 1863 ईस्वी में की। अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने अमेरिका से दास प्रथा को समाप्त करने की घोषणा 1863। और याद रखिए, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का समय क्या है? अमेरिकी अमेरिकी स्वतंत्रता अमेरिकी स्वतंत्रता की संग्राम का समय क्या माना जाता है? 1775 से लेकर 1783 ईस्वी। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की समाप्ति किस संधि के तहत हुई थी? तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की समाप्ति किस संधि के तहत हुई थी? पेरिस की संधि। किस संधि के तहत हुई थी? पेरिस की संधि के तहत। पेरिस संधि। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की समाप्ति किस संधि के तहत हुई? तो पेरिस की संधि के तहत। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय संग्राम के समय अमेरिका में ब्रिटेन के 13 उपनिवेश थे। 13 उपनिवेश थे। इन 13 उपनिवेश को इन 13 उपनिवेश को आजादी की घोषणा 4 जुलाई 1776 ईस्वी को हुई थी। 4 जुलाई 1776 ईस्वी को हुई थी। अब यहां पर एक बार हो जाए। अब क्या देखना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन, अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था? अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने अमेरिका से दास प्रथा को समाप्त करने की घोषणा 1863 ईस्वी 1863। ठीक है। अब देखें, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का समय 1775 1783 ईस्वी।
और अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम समाप्ति की संधि के तहत हुई थी, पेरिस संधि। ये संधि 1783 ईस्वी में। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय अमेरिका में ब्रिटेन के 13 उपनिवेश थे। इन 13 उपनिवेश को आजादी की घोषणा 4 जुलाई 1776 ईस्वी को। ग्रेट डिप्रेशन महामंदी का काल था। क्या? आर्थिक समस्या। और ये महामंदी कब आया था? तो 1900 कब आया था? तो 1929 ईस्वी में। न्यूयॉर्क स्थित अमेरिकी शेयर बाजार का नाम है वॉल स्ट्रीट। न्यूयॉर्क स्थित वॉल स्ट्रीट के शेयर का मूल्य एकाएक गिर गया, जिसे महामंदी कहा गया। अब देखें यहाँ पर अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की, यानी कि ग्रेट डिप्रेशन। देखें यहाँ पर महा 1929 ईस्वी में 1929 ईस्वी में अमेरिका की धरती पर, अमेरिका की धरती पर जो महामंदी आई, जो महामंदी आई, उसे हम ग्रेट डिप्रेशन, उसे हम ग्रेट डिप्रेशन के नाम से जानते हैं। उसे हम ग्रेट डिप्रेशन के नाम से जानते हैं। इस महामंदी से इस महामंदी से जर्मनी सबसे अधिक प्रभावित हुआ था। अमेरिकी शेयर बाजार को हम वॉल स्ट्रीट के नाम से जानते हैं। वॉल स्ट्रीट के नाम जानते हैं। आइए यहाँ पर देखिए, 1929 ईस्वी में अमेरिका की धरती पर जो महामंदी आई, उसे हम ग्रेट डिप्रेशन के नाम जानते हैं। इस महामंदी से जर्मनी सबसे अधिक प्रभावित हुआ था। अमेरिकी शेयर बाजार को हम वॉल स्ट्रीट के नाम से जानते हैं। आइए आप देखें कि औद्योगिक क्रांति के उत्थान में किस कारक ने सहायता की भूमिका निभाई थी? कृषि क्रांति, पूंजी तथा नई प्रौद्योगिकी, व्यापार प्रतिबंधों की समाप्ति। इसका सही आंसर डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। देखिए, इंग्लैंड की धरती पर इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सर्वप्रथम इंग्लैंड की धरती से हुई थी। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सर्वप्रथम इंग्लैंड की धरती से शुरू हुई थी
और औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड की धरती से इसलिए हुई थी क्योंकि इंग्लैंड की धरती पर कच्चे माल एवं पूंजी की अधिकता थी। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड की धरती पर सूती वस्त्र उद्योग से प्रारंभ हुई थी। अब देखें, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत औद्योगिक औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सर्वप्रथम इंग्लैंड की धरती से हुई थी। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड की धरती से इसलिए हुई थी क्योंकि इंग्लैंड की धरती पर कच्चे माल एवं पूंजी की अधिकता थी। इंग्लैंड की धरती पर औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सूती वस्त्र उद्योग से हुई थी। सूती वस्त्र उद्योग से हुई थी से हुई थी हुई थी देखो, अब देखो, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सर्वप्रथम इंग्लैंड की धरती से हुई थी। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड की धरती से इसलिए हुई थी क्योंकि इंग्लैंड की धरती पर कच्चे माल एवं पूंजी की अधिकता थी। अब देखें, इंग्लैंड की धरती पर औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सूती वस्त्र उद्योग से हुई थी। कौन से? सूती। औद्योगिक क्रांति को हम किस नाम जानते हैं? औद्योगिक क्रांति को हम शहरी क्रांति के नाम जानते हैं। देखें यहाँ पर, औद्योगिक क्रांति को हम क्रांति को हम हेलो, हाँ हाँ, अभी हम आ गए थे वही डिस्कशन के लिए, सोचे अभी आ जाइए। हम्म, और औद्योगिक क्रांति को हम शहरी क्रांति औद्योगिक क्रांति को हम शहरी क्रांति के नाम से भी शहरी क्रांति के नाम से भी जानते हैं।
औद्योगिक क्रांति किस नाम जानते हैं? शहरी क्रांति के नाम से भी जानते हैं। यहाँ देखिए, टाइड क्या था? ये एक धार्मिक कर था, टाइड। और टाइल क्या था? टाइल, ये फ्रांस की धरती पर, टाइल फ्रांस की धरती पर, फ्रांस की धरती पर प्रत्यक्ष कर था, प्रत्यक्ष। टाइड ये चर्च द्वारा लिया जाने वाला धार्मिक कर था। फ्रांस की धरती पर, फ्रांस की धरती पर, की धरती पर, धरती पर टाइड चर्च द्वारा द्वारा लिया जाने वाला धार्मिक कर था, धार्मिक कर था। देखिए यहाँ पर, डिस्कोर्स ऑन इनक्विलिटी, सेकेंड डिस्कोर्स किसने लिखा था? रूसो ने लिखा था। याद रखना है, कोई क्रांति तब सफल होती है जब समाज का शिक्षित पढ़ा लिखा मध्यम वर्ग उसका साथ देता है। इस प्रकार फ्रांसीसी क्रांति को सफल बनाने में रूसो, वाल्टेयर एवं मॉन्टेस्क्यू ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। रूसो, वाल्टेयर एवं मॉन्टेस्क्यू ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। देखिए यहाँ पर, कोई भी क्रांति, कोई भी क्रांति की क्रांति तब सफल होती है, तब सफल होती है जब समाज का, जब समाज का पढ़ा लिखा मध्यम वर्ग, मध्यम वर्ग उसका साथ दे, उसका साथ दे। इस प्रकार फ्रांसीसी क्रांति को, क्रांति को सफल बनाने में रूसो, वाल्टेयर एवं मॉन्टेस्क्यू ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। कोई भी क्रांति तब सफल होता है सर, देखिए, कोई भी क्रांति तब सफल होती है। कोई क्रांति तब सफल होती है जब, देखो यहाँ, कोई भी क्रांति तब सफल होती है जब समाज का पढ़ा लिखा मध्यम वर्ग उसका साथ दे। इस प्रकार फ्रांसीसी क्रांति को सफल बनाने में रूसो, वाल्टेयर एवं मॉन्टेस्क्यू ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था, महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। द स्पिरिट ऑफ द लॉ नामक पुस्तक का लेखक कौन था? तो मॉन्टेस्क्यू था। कौन था? मॉन्टेस्क्यू। और रूसो की रचना का नाम क्या है? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। रूसो की रचना का नाम है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। रूसो की बात करते हैं, क्या नाम था? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पर देखिए कि लंबी
छलांग योजना क्या है तथा इसे कब और कहां शुरू किया गया था। और ये देखना है, देश को तेजी से औद्योगिकरण के लिए प्रेरित करने की नीति 1959। देश को तेजी से औद्योगिकरण के लिए प्रेरित करने की जापान 1959। अब देखो यहाँ पर, देश को तेजी से औद्योगिकरण के लिए प्रेरित करने की नीति चीन 1958। इसका सही आंसर सी। सही आंसर सी। लंदन में संपन्न हुए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था। लंदन में संपन्न हुए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था। कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था और कौन किया था। दूसरे गोल महात्मा गांधी। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का समय क्या, 1931 से। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सांप्रदायिकता के प्रश्न पर असफल हो गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के ऐसे नेता थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। देखो यहाँ पर, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का समय 1931 से। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का समय 1931 से। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सांप्रदायिकता के प्रश्न पर असफल हो गया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सांप्रदायिकता के प्रश्न पर असफल हो गया। प्रश्न पर असफल हो गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के ऐसे नेता थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अब देखिए, द्वितीय गोलमेज, प्रथम गोलमेज सम्मेलन का समय क्या था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1931 से। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सम्मेलन 1932 ईस्वी। तृतीय गोलमेज सम्मेलन सम्मेलन 1933 ईस्वी। प्रथम 1930, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 ईस्वी। द्वितीय 1931 ईस्वी। तृतीय 1932 ईस्वी। 30, 31, 32। और तीनों गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था। तीनों गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था। कहाँ हुआ था, लंदन। तीनों गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था। अब यहाँ पर देखना है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कहा, भारत का बिस्मार्क। क्या कहा गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क, भारत का बिस्मार्क कहा गया। भारत का बिस्मार्क। जवाहरलाल नेहरू की जब हम बात करते हैं तो जवाहरलाल नेहरू की कई रचना थी और ऐसे ग्लिम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री,
glimpses of world history। उसके बाद डिस्कवरी ऑफ इंडिया इंडिया। अब देखें यहाँ पर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की जब बात करते हैं तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का समय 1931। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सांप्रदायिकता के परस्पर असफल हो गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के ऐसे नेता थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का समय क्या है? 1930। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का समय क्या? 1931। तृतीय गोलमेज सम्मेलन का समय 1932। तीनों गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? लंदन में। और वल्लभ भाई पटेल को कहा कि भारत का बिस्मार्क कहा गया। जवाहरलाल नेहरू की रचना क्या है? ग्लिम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। और रचना क्या है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। सोवियत गणराज्य यूएसएसआर के उस पहले देश का नाम बताइए जिसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। और 23 से बताना, जल्दी बताएं। देखें कौन सही करता है। 23 से जल्दी। और घोषणा की और लिथुआनिया। लिथुआनिया घोषणा कब की थी? कब की थी? 11 मार्च 1990 की। 11 मार्च 1990 को घोषणा क्या था। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? 26 दिसंबर 1991 से। 1991 से। सोवियत गणराज्य के उस पहले देश का नाम बताए जिसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा। लिथुआनिया। लिथुआनिया स्वतंत्रता की घोषणा कब किया था? कब किया था? 11 मार्च 1990 को। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? 26 दिसंबर 1991 को। उस द्वीप का नाम बताइए जहां नेल्सन मंडेला उनके 27 वर्ष की कारावास अवधि में से 18 वर्ष के लिए कैद किया गया था। और वह था और रोबेन द्वीप। ये कहाँ है? रोबेन द्वीप कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में है। कहाँ है? अफ्रीका। नेल्सन मंडेला को भारत रत्न कब दिया गया? 1990 में। नेल्सन मंडेला को भारत रत्न। नेल्सन मंडेला को भारत रत्न 1990 में दिया गया। 1990 में दिया गया था। 1990 में दिया गया था। फ्रांस में दास प्रथा को अंतिम रूप से उन्मूलन कर 1848। भारत में दास प्रथा की समाप्ति कब हुई थी? 1833 के एक्ट के तहत। 1843 ईस्वी में लॉर्ड एलन बरो के समय में भारत में दास प्रथा की समाप्ति 1833 के एक्ट के तहत। एक्ट के तहत 1843 ईस्वी में की गई थी। लॉर्ड एलन बरो के समय में। लॉर्ड एलन बरो के समय में। देखिए यहाँ पर देखते हैं भारत में दास प्रथा की समाप्ति 1833 के एक्ट के तहत 1843 में की गई।
लॉर्ड एलन बरो के समय। जल्दी, जल्द चला जवाब दो। अब देखें यहाँ पर धुरी की जब हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पर द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों में कौन सा, द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों में कौन सा राज्य शामिल नहीं था, और यह धुरी राष्ट्र में कौन सा राज्य शामिल नहीं था, तो द्वितीय विश्व युद्ध में सोवियत संघ। कौन था? सोवियत संघ। सोवियत संघ शामिल नहीं था। अब यहाँ पर याद रखना है कि जापान जो मित्र राष्ट्र का सदस्य था द्वितीय विश्व युद्ध के समय धुरी राष्ट्र का साथ दिया था। याद रखना, जापान जो जापान जो जापान जो मित्र राष्ट्र का सदस्य था वह जापान जो मित्र राष्ट्र का सदस्य था वह द्वितीय विश्व युद्ध के समय जापान जो मित्र राष्ट्र का सदस्य था, जो द्वितीय विश्व युद्ध के समय विश्व युद्ध के समय धुरी, गुड गुड, यहाँ जापान जो मित्र राष्ट्र का सदस्य था द्वितीय विश्व युद्ध के समय धुरी राष्ट्र का साथ दिया था। द्वितीय विश्व युद्ध का बात करते प्रारंभ कब हुआ था? प्रारंभ 1 सितंबर 1939 से। द्वितीय विश्व समाप्त कब हुआ था? 2 सितंबर 1945 ईस्वी। तत्कालिक कारण क्या था? तत्कालिक कारण, तत्कालिक कारण क्या था? 1 सितंबर 1939 हिटलर द्वारा पोलैंड पर आक्रमण किया जाना, आक्रमण। जापान जो मित्र राष्ट्र का सदस्य था, जापान जो मित्र राष्ट्र का सदस्य था, तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय पूरी राष्ट्र का साथ दिया। द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ क्या हुआ? 1 सितंबर 1939। समाप्त कब हुआ? 2 सितंबर 1945। तत्कालिक कारण क्या था? 1 सितंबर 1939 को हिटलर द्वारा पोलैंड पर आक्रमण किया जाना। आइए
अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय किसको जाता है? बौद्ध धर्म में दीक्षित उपगुप्त को। इसको उपगुप्त को जाता है। उपगुप्त, बौद्ध भिक्षु उपगुप्त को। और देखिए, अशोक बौद्ध भिक्षु, अब देखो यहां पर देखते हैं, अशोक अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष तिग्रोध के प्रवचन से प्रभावित बौद्ध धर्म की ओर, बौद्ध धर्म को आकर्षित। आकर्षित हुआ। मोगली पुत्र शिष्य के प्रभाव में, शिष्य के प्रभाव में के प्रभाव में आकर अशोक बौद्ध हो गए। लेकिन अशोक को बौद्ध धर्म में, बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय बौद्ध भिक्षु उपगुप्त को जाता है। इसको समझो, यहाँ पर अगर कोई दिक्कत है तो बोलना, ठीक ना। देखो यहाँ पर अशोक अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष तिग्रोध के प्रवचन से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित। सर्वप्रथम किसके उपदेश प्रभावित होकर बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हो गया? तो निग्रोध। कि मोगली पुस्तिस के प्रभाव में आकर अशोक बौद्ध हो गया। किसके प्रभाव में अशोक बौद्ध हो गया? मोगली पुस्तिस। बौद्ध धर्म में, लेकिन अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय, यानी शामिल करने का श्रेय बौद्ध भिक्षु को जाता है, गुप्त को रहेगा। जल्दी बताओ, प्रॉब्लम है जवान को? जल्दी बताइए जी, आप जल्दी बताओ। जल्द बताओ। जल्दी देखें, क्लियर है? जल्दी बताएं। तो क्लियर, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। अरे चला बोलना, घबराता का धीरे, कोई बोलते ही रहे, बोल।
एक यहाँ पर अशोक की बात करते हैं। अशोक अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष क्रोध के प्रवचन से प्रभावित होकर बौद्ध 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 धर्म की ओर आकर्षित हो, मोगली पुष्प के प्रभाव में आकर अशोक बौद्ध, लेकिन अशोक को बौद्ध धर्म में करने से बौद्ध भिक्षु को गुप्त। क्लियर ना? हाँ, एक बार बढ़िया और बढ़िया पर तो बढ़िया समझ, तो बढ़िया समझ कि आपको इसलिए यहाँ डिस्कस में लाना पड़ा है क्योंकि यहाँ पर निक्रोध भी है, उपगुप्त भी है, मोगली पुत्र। बढ़िया से इसको समझ। अब तक हम पानी का व्यवस्था कर राम इस लघु शिलालेख में अशोक ने रत्न बुद्ध धम्म और संघ में अपना विश्वास प्रकट, और ये है भब्रू। राजस्थान स्थित भब्रू अभिलेख में अशोक अपने को मगध का सम्राट कहता है। राजस्थान स्थित भब्रू अभिलेख में अशोक कहता है, जी हाँ, मैं मगध का सम्राट हूं। इसी अभिलेख में बौद्ध धर्म के त्रिसंग बुद्ध धम्म एवं संघ का उल्लेख, त्रिसंग बुद्ध धम्म एवं संघ का उल्लेख। देखिए, राजस्थान स्थित भब्रू अभिलेख में भब्रू अभिलेख में हाँ, तो लगा दो ना यहाँ, चला हाँ, 30 लगा की हाँ, होता है हाँ, ऊपर लगा हाँ। हाँ, तो स्विच दो ना। राजस्थान स्थित भब्रू अभिलेख में अशोक अपने को मगध का सम्राट का, राजस्थान स्थित भब्रू अभिलेख में अशोक अपने को मगध का सम्राट का। इसी अभिलेख में बौद्ध धर्म के त्रिसंग बुद्ध धम्म एवं संघ का उल्लेख मिलता है। अब देखो, ये अशोक के लिए अशोक नाम का उल्लेख मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में, मास्की वर्तमान समय में कर्नाटक में स्थित है, तो गुर्जरा अभिलेख वर्तमान समय में मध्य प्रदेश में। देखे, राजस्थान स्थित अशोक के लिए अशोक नाम का उल्लेख मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में मिलता है। गुर्जरा अभिलेख में मिलता अशोक के लिए अशोक नाम का उल्लेख मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में मिलता है।
मास्की वर्तमान समय में कर्नाटक में स्थित है। तो वहीं ऊर्जा अभिलेख, वहीं ऊर्जारा अभिलेख अभिलेख वर्तमान समय में मध्य प्रदेश में राजस्थान स्थित अब्रू अभिलेख में अशोक अपने को मगध का सम्राट कहा। इस अभिलेख में बौद्ध धर्म के संग संग बुद्ध धर्म एवं संघ का उल्लेख मिलता। अशोक के लिए अशोक नाम का उल्लेख मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में मिलता है। मास्की वर्तमान समय में कर्नाटक में स्थित है, तो वही गुर्जरा अभिलेख वर्तमान से मध्य प्रदेश। एक एक चंद्रगुप्त की शक्ति, एक समुद्रगुप्त की बहुमुखी प्रतिभा और एक अकबर की वार्ता उसमें, यह किसने लिखा था? और ये लिखा था हेमचंद राय चौधरी। ए बी स्मिथ कहाँ का था? स्कॉटलैंड का, स्कॉटलैंड का रहने वाला था। इसने समुद्रगुप्त को क्या कहा? भारत का नेपोलियन। इसने समुद्रगुप्त को समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। भारत का नेपोलियन कहा। भारत का नेपोलियन कहा। जेम्स मिल कहाँ का था? स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड का था। और ये क्या था? अर्थशास्त्री था। अर्थशास्त्री था। एक चंद्रगुप्त की शक्ति, एक समुद्रगुप्त की बहुमुखी प्रतिभा और एक अकबर की उदारता उसमें, यह किसने लिखा? हेमचंद राय चौधरी ने। जेम्स मिल कौन था? कहाँ का? स्कॉटलैंड का। क्या था? अर्थशास्त्री। एबी स्मिथ कहाँ का? स्कॉटलैंड का। इसने क्या था? समुद्रगुप्त को भारत का, इसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। रत्नावली एक प्रसिद्ध कृति किस थे? बानवे हर्ष रत्न थे। हर्ष हर्ष नागाना रत्नावली एवं प्रियदर्शिका जैसी पुस्तक है। हर्ष की रचना, हर्ष को इतिहास में क्या कहते हैं? हर्ष को इतिहास में किस नाम जानते हैं? हर्ष को इतिहास में शिलादित्य के नाम जानते हैं। किस नाम से? शिलादित्य। हर्ष ने कौन कौन सी पुस्तक की रचना की थी? हर्ष की रचना का नाम क्या है? हर्ष की रचना का नाम है नागानंद, नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका। रचना नागानंद, रत्नावली एवं प्रियदर्शिका। कलहन ने किसकी रचना की? राज तरंगिणी। राज तरंगिणी ने किस भाषा में की थी? संस्कृत। और आज किसके बारे में जान? कश्मीर के इतिहास, कश्मीर के बारे में जानकारी मिलती। बाणभट्ट कौन था? हर्ष का राज कवि था। हर्ष का हर्ष का राज कवि था। बाणभट्ट ने कौन सी पुस्तक? हर्ष चरित्र, चरित्र एवं कादम्बरी जैसी, हर्षचरित्र एवं कादम्बरी जैसी पुस्तक की रचना, पुस्तक की
रचना की। अब देखो रत्नावली की जब हम बात करते हैं तो यहाँ देखिए रत्नावली एक प्रसिद्ध कृति और किसकी कहते हैं? हर्ष की। हर्ष के इतिहास में क्या कहते हैं? शिलादित। हर्ष की रचना में क्या क्या शामिल है? नागानंद, रत्नावली एवं प्रियदर्शी का। कलहन ने कौन पुस्तक रचना? राजतरंगिणी। किस भाषा में? संस्कृत। किसके जानकारी में? हर्ष कश्मीर के इतिहास के बारे में। आइए यहाँ पर हर्ष की जब हम बात करते हैं, हर्ष का राज कवि था, ठीक है। इसे कौन सी पुस्तक से? हर्षचरित एवं कादम्बरी जैसी पुस्तक की। किसने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को बराबर संरक्षण दिया और दोनों को तारसा से भिक्षा दान भी दिया? और इसका सही आंसर है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन। प्रभाकर वर्धन कौन था? हर्ष का पिता था। हर्ष का पिता। हर्ष का पिता। राजवर्धन कौन था? हर्ष का बड़ा भाई। कौन था? हर्ष का बड़ा भाई। हर्ष का बड़ा भाई था। इसके द्वारा चोल साम्राज्य को 9वीं सदी में पुनर्जीवित किया गया था विद्यालय के द्वारा। विद्यालय द्वारा राज राज प्रथम। राज राज प्रथम। राज राज प्रथम। राज राज प्रथम का वास्तविक नाम क्या था? वास्तविक नाम अलीमोली बर्मन। अरीमोली। अरीमोली वर्मन। इसे क्या कहा गया है? चोल राजवंश का वास्तविक संस्थापक। ये चोल राजवंश का वंश का वास्तविक वास्तविक संस्थापक माना गया। वास्तविक संस्थापक माना। प्रांतक प्रथम कौन चोल शासक था? चोल शासक। पांड्य राजा से मदुरा जीतकर एक उपाधि धारण की जिसका नाम था मदुरै कोंड। देखें पांड्य राजा से, पांड्य राजा से पांड्य राजा से मथुरा जीत कर एक उपाधि धारण की। एक उपाधि धारण की जिसका नाम क्या था? मदुरै कोंड। मदुरै कोंड था। मदुरै कोंड था। देखो यहाँ पर राजराज प्रथम का वास्तविक नाम क्या था? अरिमोली वर्मन। यह चोल राजवंश का वास्तविक संस्थापक था। प्रांतक प्रथम चोल शासक पांड्य राजा से मदुरा जीतकर एक उपाधि धारण जिसका नाम था मदुरै कोंड। यहाँ पर देखिए मेगासनीज किसके शासन काल में भारत आया था? किसके शासन काल? चंद्रगुप्त मौर्य। मेगासनीज ने यूनानी भाषा में पाटलिपुत्र को क्या कहा? मेगासिस ने यूनानी भाषा में पाटलिपुत्र को पोलीबोथरा कहा और कहा पोलीबोथरा चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी थी। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य का महल लकड़ी का बना हुआ था। मेगासनीस ने पाटलिपुत्र को पोलीबोथरा पोलीबोथरा कहकर कहकर संबोधित किया था। कहकर संबोधित किया था और कहा था और कहा था और कहा था पोलीबोथरा और कहा था पोलीबोथरा चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी थी। उसमें चंद्रगुप्त मौर्य का महल
उसमें चंद्रगुप्त मौर्य का महल लकड़ी का बना हुआ। मेगास्थनीज ने, अब देखना है, मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को क्या कहा? पोली बोथरा कहकर संबोधित किया था, और कहा था पोली बोथरा चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी थी। उसमें चंद्रगुप्त मौर्य का महल लकड़ी का बना हुआ। समुद्रगुप्त की जब हम बात करते हैं, समुद्रगुप्त को इतिहास में क्या कहते हैं? समुद्रगुप्त इतिहास में हम कविराज कहते हैं। नाम से कविराज के नाम जानते हैं, कविराज। याद है पुष्यमित्र शुंग की जब हम बात करते हैं, क्या रखना है? पुष्यमित्र शुंग की दो राजधानियां थी। दो राजधानी कौन कौन? दो राजधानी कौन कौन? पाटलिपुत्र एवं विदिशा। पाटलिपुत्र एवं विदिशा। विदिशा। विदिशा कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश। कहाँ है? मध्य प्रदेश। यहाँ देखिए क्या है, यहाँ देखिए चोल काल की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? स्थानीय शासन। चोलों का शासनकाल स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था। चोलों का शासनकाल नौसेना के लिए प्रसिद्ध। चोलकालीन कांसे की बनी हुई नटराज की मूर्ति, नटराज उसे कहा गया जब बाबा भोला को नृत्य करते हुए दिखाया जाए। देखो चोलों का शासनकाल, चोलों का शासनकाल स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था। प्रसिद्ध था। चोलों का शासनकाल नौसेना के लिए प्रसिद्ध था। चोलकालीन कालीन कांसे की बनी हुई कांसे की बनी हुई नटराज की मूर्ति प्राप्त हुई। चोलों का शासनकाल, अब देखिए यहाँ पर चोलों का शासनकाल स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध। चोलों का शासनकाल नौसेना के लिए प्रसिद्ध। चोलकालीन कांसे की बनी हुई नटराज की मूर्ति प्राप्त। हर्ष के काल में कौन से अधिकारी चाट और भाट कहा? कौन सा अधिक चाट एवं भाट कहा? हर्ष गद्दी पर कब बैठा? हर्ष 606 ईस्वी में गद्दी पर बैठा होता, और हर्ष की मृत्यु 647 ईस्वी। देखिए यहाँ पर हर्ष 606 ईस्वी में, हर्ष 606 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। हर्ष की मृत्यु हर्ष की मृत्यु 647 ईस्वी में हुई। अब देखिए हर्ष 600, अब देखो हर्ष की जब बात करते हैं, हर्ष 606 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। हर्ष की मृत्यु 647 ईस्वी में हुई थी। जवान कोई दिक्कत है? जल्दी बताएं, जल्दी बताना है। चला, क्या दिक्कत है? जल्दी बताओ।
कुछ चला, कोई दिक्कत है? जल्दी बोलो तो, जल्दी बोल, जल्दी बोल, क्या दिक्कत है? चला बताओ, तो आप बात करते, क्या दिक्कत है, जल्दी बताओ। कोई दिक्कत है जवान को? है जवान, कोई दिक्कत है? अरे अमित कुमार चौधरी, आज तुम ही ने फोन किया था रे बदमसवा। तुम ही है रे। पहचान गए, चल। तो बड़ी बदमाश है रे। बात करता है कितने सीधा बनकर। भने तुमको पहचान गए। हाँ, चाय पिए न, चला रे। एक कप चाय से की होते शहंशाह के? एक कप चाय से की होता है? नहीं बोल की बात। जल्दी बोल, तेजी से। जवान सब कोई दिक्कत है? ए जवान, कैमरा के सामने हम, जल्दी बोल, जल्दी बोल, जल्दी बोल। देखते हैं तो हर। अरे बोल ना। नहीं बोलेगा? चल यहाँ पर। लंदन में सर कर्जन वायली की हत्या किसने किया था? मदन लाल ढींगरा। और मदन लाल ढींगरा ने, और मदन लाल ढींगरा, और मदन लाल ढींगरा ने लॉर्ड कर्जन वायली की हत्या कब किया था? कब किया था? 1909 ईस्वी में। और ये था, ये कर्जन वायली जो था, ये कौन था? लंदन में, लंदन में इंडिया हाउस का सदस्य था। इंडिया हाउस का, इंडिया हाउस का सदस्य था। ठीक ना? अब देखो यहाँ पर उधम सिंह ने 1940 ईस्वी इंग्लैंड जाकर, 1940 में इंग्लैंड जाकर माइकल ओ डायर को गोली मारकर हत्या कर दी। 1940 ईस्वी, 1940 ईस्वी में इंग्लैंड जाकर माइकल ओ डायर को, डायर को गोली मारकर हत्या कर दी, हत्या कर दी। अब देखो यहाँ पर वीर सावरकर 1940 से महाराष्ट्र की धरती पर अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। वीर सावरकर ने 1904 ईस्वी में, इसी में महाराष्ट्र की धरती पर, की धरती पर अभिनव, अभिनव भारत नामक, नामक क्रांतिकारी, कारी संगठन की स्थापना की। स्थापना की। अब ये, अब देखो यहाँ पर वीर सावरकर 1904 ईस्वी में महाराष्ट्र की धरती पर अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना। कर्जन वाली कहाँ? लंदन। कर्जन वाली कौन था? लंदन। क्या था? इंडिया हाउस का सदस्य था। कर्जन वाली की हत्या मदन लाल ढींगरा कब किया था? 1909 ईस्वी में। और ये उधम सिंह 1940 ईस्वी में इंग्लैंड जाकर माइकल ओडायर को गोली मारकर। ठीक ना? अब यहाँ देखिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन संबंध नहीं थे? सरोजिनी नायडू से, सरोजिनी नायडू। और याद रखना है, सरोजिनी नायडू। बाल गंगाधर तिलक 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को, 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को, ईस्वी को बेलगांव में, बेलगांव में होम रूल लीग की स्थापना की।
बेलगांव में होम रूल लीग की स्थापना की स्थापना एनी बेसेंट सितंबर 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की। एनी बेसेंट सितंबर 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना। सरोजिनी नायडू क्या कहते हैं भारत को किला? भारत को किला के नाम, भारत को किला, भारत को किला के नाम। तो बाल गंगाधर तिलक 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को, बाल गंगाधर तिलक की बात करते हैं तो 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को बेलगांव में होम रूल लीग की स्थापना की। एनी बेसेंट सितंबर 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की। सरोजिनी नायडू क्या भारत को किला, भारत को किला। इस स्थान पर बीजी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की, पूना में। अभी बीजी तिलक ये कौन? बाल गंगाधर तिलक। यह पहले भारतीय नेता थे जो पत्रकारिता के कर्तव्य का पालन करते हुए जेल गए थे। कब जेल गए थे? 1882 में। सुरेंद्र नाथ बनर्जी दूसरे भारतीय नेता थे जो पत्रकारिता के कर्तव्य का पालन करते हुए जेल गए थे। कब गए थे? 1883 ईस्वी में। बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, तिलक पहले भारतीय नेता थे, भारतीय नेता थे जो पत्रकारिता के कर्तव्य का पालन करते हुए 1882 ईस्वी में जेल गए थे, जेल गए थे। दूसरे नेता सुरेंद्र नाथ बनर्जी, नाथ बनर्जी थे जो 1883 में पत्रकारिता के कर्तव्य का पालन करते हुए पालन करते हुए जेल गए, जेल गए थे। पर देखिए क्या है, बाल गंगाधर तिलक पहले भारतीय नेता थे जो पत्रकारिता के कर्तव्य का पालन करते हुए 1882 ईस्वी में जेल गए। दूसरे नेता सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे जो 1883 में पत्रकारिता का पालन करते हुए जेल गए। 1 नवंबर 1913 को गदर का पहला अंक किस भाषा पर उर्दू? गदर ने गदर नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था। गदर का अर्थ होता है विद्रोह। गदर पार्टी ने गदर नामक पत्रिका का प्रकाशन हिंदी, उर्दू, गुजराती एवं गुरुमुखी लिपि में। गदर गदर पार्टी ने गदर पार्टी ने गदर नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था। गदर पार्टी ने
गदर नामक पत्रिका का प्रकाशन प्रकाशन हिंदी उर्दू प्रकाशन हिंदी उर्दू गुजराती गदर पार्टी गदर में पति प्रकाशन हिंदी उर्दू गुजराती एवं गुरुमुखी लिपि में किया था लिपि में किया था गदर का अर्थ होता है विद्रोह। गदर पार्टी ने गदर नामक पत्रिका का गदर पार्टी ने गदर नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। गदर पार्टी ने गदर नामक पत्रिका का प्रकाशन हिंदी उर्दू गुजराती एवं गुरुमुखी लिपि। गदर का अर्थ होता है विद्रोह। निम्न में से कौन भक्ति संत रामानंद के शिष्य थे? कबीर उपरयुक्त में से एक से थे। कबीर जाति के क्या थे? जुलाहा थे। कबीर जाति के जुलाहा। सेन रैदा जाति के क्या थे? मोची। अन्ना जाति का क्या था? जाट। रामानंद भक्ति आंदोलन के पहले संत थे जिन्होंने सर्वप्रथम अपना उपदेश हिंदी भाषा में दिया। आ जाओ यहाँ। भक्ति और निम्न से भक्ति संत रामानंद के कबीर कौन जाति की कहा? कबीर जाति तो कहा। रैदा जाति के, अन्ना जाति के जात और रामानंद भक्ति आंदोलन के पहले संत थे। अपना उपदेश सर्वप्रथम ही निम्न से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र द टाइम्स ऑफ इंडिया ने का प्रकाशन, द हिंदू का प्रकाशन कौन किया? मन्यम अय्यर एवं राघवाचार्य। बंगाली का प्रकाशन क्यों? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ मगध की प्रथम राजधानी कौन? राजगिरी। हाँ हेलो। हाँ अभी क्लासे में है। हाँ अभी आइए देखिए अथी पर प्लेटफॉर्म चैनल। अब देखिए हर्यक हर्यक राजवंश का शासक कौन? हर्यक राजवंश का शासक कौन? हर्यक वंश का शासक कौन? हर्यक वंश का शासक कौन था? उद्यन क्या किया? गंगा एवं सोन नदी के पर पाटलिपुत्र गंगा एवं सोन नदी
सोन नदी के तट पर पाटलिपुत्र जैसे जैसे नगर का निर्माण करा। वैशाली 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 को राजधानी कौन बना? शिशुनाग ने वैशाली को राजधानी बनाया। नाग ने नाग ने वैशाली को वैशाली को अपनी राजधानी बनाया। अपनी राजधानी बनाया। अब देखें यहाँ हर्यक वंश का शासक कौन? हर्यक वंश का शासक कौन? ने क्या किया था? गंगा एवं सोन नदी के पर पाटलिपुत्र वैशाली नाग ने वैशाली को राजधानी बनाई। यहाँ पर क्या है? बंगाल विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल का तो ये बना था फॉर्म। फिर बंगाल विभाजन घोषणा लॉर्ड कर्जन समय में बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? लॉर्ड कर्जन समय में 1905 ईस्वी बंगाल विभाजन की घोषणा हुई। बंगाल का विधिवत रूप से विभाजन 16 अक्टूबर 1905 लॉर्ड कर्जन के समय में लॉर्ड कर्जन के समय में 19 जुलाई 1905 ईस्वी बंगाल विभाजन की घोषणा हुई। लेकिन बंगाल का स्वत रूप से विभाजन 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी हाँ लॉर्ड कर्जन की 1905 ईस्वी बंगाल विभाजन की बंगाल का विधिवत रूप से विभाजन 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 ईस्वी स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व वीरेंद्रनाथ बनर्जी ने लॉर्ड कर्जन के समय में क्या हुआ था? लॉर्ड कर्जन के समय में 19 जुलाई 1905 ईस्वी बंगाल विभाजन की, लेकिन बंगाल का विधिवत रूप विभाजन 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी बंगाल विभाजन के 7 अगस्त 1905 ईस्वी स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने
याद रखना है। 10:30 और 11 के बीच में हम ऑनलाइन क्लास लेते हैं। नाम है जगन्नाथ जी सर्च रिसर्च सेंटर। अब तो चार्ल्स कैमा क्वेश्चन था। चार्ल्स ग्रांट 1700 कितने में, 1792 ईस्वी में, और आधुनिक शिक्षा की खाका को तैयार किया। चार्ल्स ग्रांट ने 1792 में आधुनिक शिक्षा का पहला खाका तैयार किया था। याद रखना, चार्ल्स ग्रांट ने चार्ल्स ग्रांट ने 1792 ईस्वी में 1792 में आधुनिक शिक्षा का पहला खाका तैयार किया। चार्ल्स ग्रांट ने 1792 ईस्वी में आधुनिक शिक्षा का पहला खाका ना। अब देखो, याद रखना, इसको भी ऐड कर दीजिए। याद रखना, अब यहाँ पर क्या था, यहाँ पर चार्ल्स ने लॉर्ड एलनबरो के समय में 1843 ईस्वी हिंद विजय का श्रेय चार्ल्स ने को जा 1843 लॉर्ड एलन बरो के समय में सिंध विजय का श्रेय चार्ल्स नेपियर को जाता है। चार्ल्स नेपियर को जाता है। अब यहाँ पर क्या था कि स्वदेशी आंदोलन, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अब देखना यहाँ पर चार्ल्स ग्रांट ने 1792 ईस्वी में चार्ल्स ग्रांट ने 1792 ईस्वी में आधुनिक शिक्षा का पहला खाका तैयार किया। था 1843 ईस्वी में लॉर्ड एलनबरो के समय सिंध विजय का श्रेय चार्ल्स नेपियर को जाता है। किसको चाहता है? चार्ल्स नेपियर को जाता है। और इसी के लॉर्ड एलनबरो के समय में ही एक स्टार देकर लॉर्ड एलनबरो के समय में ही 1843 ईस्वी में 1843 ईस्वी में दास प्रथा को समाप्त किया गया था। ठीक है, यहां देखिए, विश्व प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने कराया था। राष्ट्रकूट शासकों की राजधानी कहाँ थी? राष्ट्रकूट शासकों की राजधानी कहाँ थी? मान्यखेट थी। कहाँ थी? मान्यखेट थी। यूरोप के प्रसिद्ध क्रीमिया युद्ध का अंत निम्न से किस संधि से हुई थी? तो पेरिस की संधि से। पेरिस संधि कब हुई थी? क्रीमिया युद्ध। पेरिस की संधि कब हुई?
हाँ बोल बोल बोल। नहीं नहीं, पेरिस की संधि कब हुई थी? 1856 ईस्वी। मत 10 मिनट 15 मिनट। क्रीमिया युद्ध, युद्ध कब हुआ था? 1853 से 1856 ईस्वी। क्रीमिया युद्ध में कौन कौन था? एक तरफ रूस था, दूसरी तरफ कौन था? ब्रिटेन, फ्रांस, तुर्की, इत्यादि इत्यादि। याद रखना है। इस प्रकार हम देखते क्या है कि पेरिस की संधि कितनी बार हुई थी। एक पेरिस की संधि कब हुई थी? पेरिस की संधि 1863 ईस्वी। पेरिस की संधि, पेरिस की संधि 1883 ईस्वी। पेरिस की संधि, संधि 1856 ईस्वी। तीन महत्वपूर्ण पेरिस की संधि हुई। पेरिस की संधि 1863, इसके द्वारा क्या हुआ था? तृतीय कर्नाटक युद्ध का अंत हुआ था। पेरिस संधि 1883, इसके द्वारा क्या हुआ था? और अमेरिकी क्रांति की स्वतंत्रता संग्राम की समाप्ति हुई थी। पेरिस संधि 1856 द्वारा क्या हुआ था? तो ये क्रीमिया युद्ध की समाप्ति हुई थी। यानी ये मुख्य रूप से तीन पेरिस की संधि आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आप आइए यहाँ पर। किरातार जूनियम किसने लिखा था? कालिदास की रचना भारवी। किसने लिखा था? भारवी लिखा था। भारवी लिखा था। कौन लिखा था? भारवी। भट्टी की रचना क्या है? रावण वध। रावण वध, रावण वध। शूद्र की रचना क्या है? मृच्छकटिकम, मृच्छकटिकम। और कालिदास की रचना की क्या नाम है? कालिदास की रचना का नाम क्या है? कालिदास की रचना का नाम क्या है? अभिज्ञान शाकुंतलम। शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम। रघुवंशम, कुमार संभव, संभव। मेघदूत, मेघदूत। ऋतु संहार, ऋतु संहार। याद रखना है। शूद्रक की रचना क्या है? मृच्छकटिकम। और यहाँ पर ये किरातार्जुनियम कौन लिखा? भारवी। भट्टी की रचना रावण वध। कालिदास की रचना अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, कुमार संभव, मेघदूत और ऋतु संहार। कालिदास की रचना अभिज्ञान शाकुंतलम भारत की पहली ऐसी रचना मानी जाती है जिसका सर्वप्रथम किसी विदेशी भाषा में अनुवाद किया गया। तो विष्णु शर्मा की रचना पंचतंत्र भारत की पहली ऐसी रचना मानी जाती है जिसका जिसका सबसे अधिक बार किसी विदेशी भाषा में अनुवाद किया गया था। अब तो किस हड़प्पा स्थल से लकड़ी को कुरेद कर नाली बनाने की साख मिला है? कालीबंगा से। कालीबंगा से। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान, राजस्थान। लोथल कहाँ है? गुजरात। सिंधु सभ्यता कालीन क्या था? नगर पतन था, नगर पतन। रोपर कहाँ है? पंजाब। यहाँ से क्या मिला है? रोपर से तांबे की कुल्हाड़ी, तांबे की कुल्हाड़ी मिली है। आइए। 1867 में बम्बई में आत्माराम पांडु द्वारा स्थापित की गई और सामाजिक संस्था क्या नाम है? प्रार्थना समाज। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में। कहाँ? पूना में।
किसने किया था? ज्योतिबा फूले, फूले ने किया था। आर्य समाज की स्थापना कब किया? 1875 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? बम्बई में। इसके जो क्या हुआ था? मूर्ति पूजा का विरोध, पूजा का विरोध, विरोध। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने वर्ष में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब किया था? 1876 में। कहाँ किया था? कलकत्ता। कलकत्ता में कहाँ? अल्बर्ट हॉल में। कलकत्ता में क्या? अल्बर्ट हॉल में किया था। अल्बर्ट हॉल में, अल्बर्ट हॉल में 105 कलकत्ता में का अल्बर्ट हॉल। यहाँ भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग के जेल से पड़ा? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण भाग गए थे। इन्होंने भागकर कहाँ गया? नेपाल। किसका गठन किया? आजाद दस्ता। आजाद दस्ता। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 8 अगस्त 1942। 8 अगस्त 1942। ऑपरेशन जीरो आवर, सन जीरो आवर, आवर कब चला गया था? 9 अगस्त 1942 से। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस मूल पर इल्तुतमिश को खरीदा था? 1 लाख टन का। ऐबक का क्या अर्थ होता है? चंद्रमा का स्वामी। चंद्रमा का स्वामी। गेस्टापो क्या है? गुप्तचर विभाग। कहाँ का गुप्तचर विभाग है? जर्मनी। बलबन को सर्वप्रथम किस दायित्व को निभाने से अमीर शिकार? क्वेश्चन नंबर कितना था? तो क्वेश्चन नंबर कितना था? 109। खासदार के पद पर दिया गया था। बलबन का वास्तविक नाम क्या था? वास्तविक नाम क्या था? वास्तविक नाम, नाम बहाउद्दीन। बहाउद्दीन। और किसका गुलाम था? किसका गुलाम था? इल्तुतमिश का। इल्तुतमिश का। इल्तुतमिश का। 1928 में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था? प्रशासनिक सुधार विचार के। कब आया था? 1928। कहाँ? बम्बई। कितने सदस्य थे? 7। सभी अंग्रेज सदस्य, सभी अंग्रेज थे। भारतीय शामिल नहीं। भारतीय शामिल नहीं। शामिल नहीं। 23 से। 23 बताओ क्या दिक्कत है जवान को? जवान 23 बताना, कोई दिक्कत है तो 23 बताएं।